देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आर्थिक एजेंडा भी है और इसको लेकर हमने देखा था कि किस तरह से किसान आंदोलन दिल्ली में साल भर से ज़्यादा समय तक लोगों को परेशान करता रहा। आखिर ये एजेंडा क्या है, इसके आर्थिक नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और क्या सचमुच एमएसपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्या अन्न उगाना राजनीति है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक प्रोफेसर प्रमोद कुमार। प्रोफेसर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि किसान आंदोलन एक हुआ, अब दूसरा किसान आंदोलन भी उसकी चिंगारी आप देखिए भड़कती हुई देख रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो किसान आंदोलन एक पहला था वो अपने आप में एक डिस्टिंक्ट था। मुझे याद नहीं आता कि कोई इस इतना बड़ा आंदोलन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था उसके खिलाफ कभी हुआ हो, और उसमें जो मुद्दे भी उठाए गए वो मुद्दे भी काफ़ी जरूरी मुद्दे थे। 3 तरह के मुद्दे उसमें उठे। पहला तो कि कारपोरेटाइजेशन एग्रीकल्चर की हो कि ना हो। दूसरा मुद्दा कि फूड सिक्योरिटी का मुद्दा, और उससे जुड़ा हुआ फूड सॉवरेनिटी, कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी जो है, अगर उसकी फूड डिपेंडेंस बाहर वाले देशों पे हो जाए तो सॉवरेनिटी भी कंप्रोमाइज होती है, और फूड सिक्योरिटी गरीब के लिए जरूरी है। और तीसरा मुद्दा जो फूड उगाता है किसान का लाइवलीहुड। ये तीनों मुद्दे इकट्ठे रेज हुए, और मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा है जो किसान आगे बढ़ा रहे हैं, ये खाली किसान के लाइवलीहुड का मुद्दा नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, कई बार कहा जाता है कि जो इंडियन स्टेट है या गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर का ज़्यादा ध्यान दे रही है। अरे, ऐसा तो गलत है। कंज्यूमर अगर फूड नहीं होगा तो फिर लोग भूखे मरेंगे तो दंगे करेंगे। देश वेलफेयर स्टेट का सबसे बड़ा फंक्शन है कि लोगों के वेलबींग का ध्यान रखे, उन्हें फूड दे। इसलिए शायद हिंदुस्तान में 70 से 80% लोग फूड सिक्योरिटी में कवर्ड है। तो इसलिए स्टेट की ओब्लिगेशन है उन्हें फूड देना, और स्टेट की ओब्लिगेशन है फूड उगाना और किसान का लाइवलीहुड देखना। तो मुझे लगता है कि ये दोनों इशू आपस में जुड़े हुए इशू हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसलिए जो इस पे एक नज़रिया उस समय हुआ तो तीनों एक्ट वापस हुए, उसके बाद इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसान समय का इंतज़ार करते रहे। सरकार शायद भूल गई कि चलो अब तो काम ख़त्म हो गया, बात हो गई, एक्ट वापस हो गए, पर एग्रीकल्चर का क्राइसिस वहीं का वहीं रहा। तो मुझे लगता है अब जो ये दोबारा मुद्दे रेज हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मुझे लगता है जो ग्रेन्स हैं, फूड है, उसके लिए तो जरूर देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम फूड ग्रो नहीं करेंगे तो मैंने जैसे पहले कहा कि फूड सॉवरेनिटी, जो देश की सॉवरेनिटी, वो भी कंप्रोमाइज हो सकती है। तो एमएसपी देना बड़ा जरूरी है। और मुझे ये लगता है कि एमएसपी में जो C2 + 50% का जो स्वामीनाथन का रिकमेंडेशन है बिल्कुल सही है, और उसे लागू भी करना चाहिए। और मुझे लगता है अगर वो लागू हो जाए तो जो हम कहते हैं डाइवर्सिफाई करना या कमर्शियल क्रॉप्स को लाना, तो शायद जरूरत ही ना हो। जो किसान गेहूं उगा रहा है तो उगाता रहेगा, उसको उतने ही पैसे मिलने हैं जितना वो कमर्शियल क्रॉप को उगा के ले सकता है। उससे देश का भी फायदा है, गरीब का भी फायदा है, और किसान का भी फायदा है। सर, पंजाब में किसान राजनीति एक बार फिर से उबाल खा रही है, और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, किसान राजनीति है, उसको किस तरह से प्रभावित करती है? देखिए, एक तो है किसान राजनीति, दूसरी है इलेक्टोरल अर्थमेटिक। मुझे ये लगता है कि दोनों को जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्टोरल अर्थमेटिक अगर मैं देखूं तो शायद किसान के लिए इतना फायदेमंद है नहीं। पिछली बार कोशिश भी कर ली तो कोई उसका ज़्यादा फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो मुझे लगता है कि पंजाब में जो एक डेमोग्राफिक है, कंपोजिशन है, उसमें दलित भी है, दलित मजदूर भी है, उसमें अर्बन हिंदू भी है, उसमें अर्बन ट्रेडर भी है, एग्रीकल्चरिस्ट भी है, और मुझे लगता है ये सब हैं। और सबका आप कोई एक तरह पे कंसंट्रेटेड हो, किसी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक की डोमिनेंस हो। मुझे तो एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नज़र नहीं आती कि वो इतनी प्रोडोमिनेंट हो कि किसान अगर एक तरफ हो जाएं सारे तो किसी को जिता सके। ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि पर
जो किसानों की एक राजनीति है, जो इनकी एक स्ट्रगल करने की कैपेसिटी है और जो एक नज़रिया है वो भी प्रो पीपल ही है, तो वो राजनीति जो मुझे प्रो पीपल लगती है और ठीक लगती है, जो इनकी राजनीति है कि जिससे ये फूड को आगे ले जाना, एग्रीकल्चर, जैसे हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर विद कॉर्पोरेटाइजेशन, एग्रीकल्चर में फ्लरिश बट एग्रीकल्चरिस्ट शैल पेरिश। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट जो है जिसने अपनी ज़िंदगी लगा दी उसका पेरिश हो जाना, क्योंकि हमारे पास ना तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी का हुआ है कि हम एग्रीकल्चरिस्ट को इकोनॉमी के दूसरे चीज़ों के साथ जोड़ दें, इंडस्ट्री के साथ, ट्रेड के साथ, ऐसा तो है नहीं। हमने वो एवेन्यू नहीं क्रिएट किए, हमने वैसी पॉलिसी नहीं बनाई। तो मुझे लगता है कि इसलिए जब तक वो नहीं होता हमें एग्रीकल्चर को अलग ढंग से देखना होगा, एक अलग इसकी ज़रूरत है, एक अलग इसकी मांग है। चंडीगढ़ में 4 दौर की बैठक किसान संगठनों और केंद्र सरकार के नुमाइंदों के बीच में हो चुकी है। इस पे एमएसपी और डाइवर्सिफिकेशन की बात हुई। आपको लगता है कि पंजाब में इस स्टेज पर डाइवर्सिफिकेशन जस्टिफाइड है? देखिए, पंजाब हरियाणा जो बात हुई जिसमें ये कहा गया कि जो पैडी है वो पानी ज़्यादा लेती है और उससे वाटर टेबल नीचे जा रहा है और फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, एक नज़रिया है और ऐसा हो भी रहा है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि भी जो पैडी है वो कम पानी पे भी उगाई जा सकती है, ऐसी भी टेक्नोलॉजी है। तो मुझे ये लगता है कि और साथ में ये भी कहा जाता है कि हमारे पास फूड अब सरप्लस है। मुझे याद है ये बात 1986 में भी कही गई थी कि फूड सरप्लस है, जो गोडाउन हैं दे आर क्लॉग्ड विद वीट, तो इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और एक ड्राउट आया, सारा स्टॉक खत्म हो गया। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो ये फूड की बात करते हैं सरप्लस की, फूड तो सरप्लस हो तो हमारे नेबर्स के पास नहीं है सरप्लस, पाकिस्तान के पास नहीं है, और जितने भी हमारे दूसरे कंट्री हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे उनके पास नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे इनकम भी बढ़ेगी। गल्फ के पास नहीं है, इनकम भी बढ़ेगी। तो फूड का सरप्लस होना, अगर हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं उसमें फूड तो सरप्लस है ही नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर हम इस सारी नज़रिए को इस तरह से देखें कि डाइवर्सिफाई करें, पर डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ फूड भी उगाते रहें। जैसे इन्होंने कहा है कि कुछ हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे जिससे दूसरी क्रॉप जो हैं उनके लिए एमएसपी दी जाए, और बिल्कुल ज़रूरी है, देनी भी चाहिए। और अगर वो देंगे, उससे अगर कुछ किसान उस तरफ जाना भी चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शन होगी। तो एमएसपी मिलनी चाहिए, और उससे अगर कुछ एरिया डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है उससे, तो वो भी ठीक है। अगर और मुझे लगता है साथ साथ ऐसी डाइवर्सिफिकेशन अगर मध्य प्रदेश और वेस्टर्न यूपी में भी कर लें, देश का काफ़ी भला हो जाएगा, क्योंकि वो अभी अभी इस तरफ ले जा रहे हैं आप उन्हें, ग्रीन रेवोल्यूशन वाली जो स्ट्रेटजी वहाँ पे है। तो 10 साल वो भी कहेंगे हमारा पानी नीचे चला गया, तो हमारी जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए। तो मुझे लगता है एक नेशनल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर, इसका होना काफ़ी ज़रूरी है, और उसी संदर्भ में इसे समझना चाहिए। पर मैं ये समझता हूँ कि जो ये नेगोशिएशन या बातचीत चल रही है, तो मुझे ये लगता है भी कुछ तो नई दिशा ढूंढने की कोशिश हो रही है, और ये अच्छी बात है। जो 4 दौर की बातचीत हुई है उसमें ये भी सामने आया था कि भारत बहुत सारी जो खाद्यान्न हैं, चाहे वो दालें हों, दूसरी चीज़ें, वो इंपोर्ट करता है। तो दालों की बात जैसे हो रही है, अब दालों पे सब्सिडी देने की बात हो गई है। आपको लगता है कहीं ना कहीं हम लोग लैग करते हैं एक ऐसी पॉलिसी को कि देश के कौन से हिस्से में कौन सी फसल उगनी है, और अगर उगाई जा सकती है तो हम इंपोर्ट हमारा बंद हो सकता है, हम सस्ते में ही अपने ही किसानों से खरीद कर लोगों को दे सकते हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर हम लोग सभी फसलों पे एमएसपी दे देंगे तो सरकार के पास स्टोरेज की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने लंबा अध्ययन इस पे किया है? देखिए, जो पहली बात यह है कि हमने जो लोग स्टार्विंग मिलियंस हैं, पहले तो उनको खाना देना है। अगर आप उनको लाइवलीहुड नहीं दे पा रहे तो फूड सिक्योरिटी दे रहे हो तो वो तो देना ही चाहिए ना। राइट टू फूड उनका है ही है। और मुझे ये लगता है कि स्टोर करने की आपके पास
ज़रूरत ज़्यादा तब पड़ेगी अगर आपकी एक्सपोर्ट उन चीज़ों की जो आपके पास ज़्यादा है उसकी पॉलिसी सही नहीं है। अगर वो सही है तो आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो उसका स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट का एक बैलेंस क्रिएट करने वाली बात है जो आप कह रहे हैं कि जैसे हम इंपोर्ट करते हैं, दालें करते हैं, तो हम दालें कम इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट हम शायद वीट और पैडी को एक्सपोर्ट करने लग जाए और ज़्यादा, पहले भी करते हैं। तो मुझे लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट हो ही जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है एक पॉलिटिकल विल चाहिए और एक विज़न चाहिए, क्लैरिटी ऑफ सोच चाहिए कि हमने करना क्या है, कि हमने इस देश को जो लोग हैं उन्हें भूख से बचाना है, भूखे लोग ना रहें, उनको खाना देना है, उनको दाल वगैरह भी देनी है और जो ये उगाते हैं उनका भी लाइवलीहुड उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी ये वेंचर प्रॉफिटेबल हो कि वो छोड़ के ना चला जाए, इसके लिए भी पॉलिसी बनानी है। तो ये वेलफेयर स्टेट का फंक्शन है। हम ज़्यादातर ये काम जो है इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, तो या काफ़ी उनको शायद इस बात को विचार नहीं कर रहे कि जो फूड है एक पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स क्या है, वेलफेयरिज्म का पॉलिटिक्स है कि अगर मैंने लोगों का वेलफेयर करना है, लोगों का वेलबींग देखना है, तो फूड खाली कमोडिटी नहीं है मेरे लिए। फूड अपने आप में एक लोगों का सर्वाइवल है, उगाने वाले का सर्वाइवल है और खाने वाले का सर्वाइवल है। तो इसमें जो कैलकुलेशन इतने लाख करोड़ उतने लाख करोड़, ये मुझे लगता है ये एक बिल्कुल कैलस इकोनॉमिक कैलकुलेशंस है, इससे कंट्री बिल्ड नहीं होते। सर, आपने कोविड महामारी के दौरान भी देखा होगा या उससे पहले भी देखा होगा कि जो खाद्यान्न बेचने वाले, जो खाद्यान्न का धंधा करते हैं, चाहे तिलहन हो, दालें हो या दूसरे खाद्यान्न हो, वो अमीर होते जा रहे हैं और जो पैदा करता है वो गरीब होता जा रहा है। क्या बड़ा कारण मानते हैं? देखिए, कोविड के दौरान पर सबसे बड़ी अच्छी बात जो आई, जो मैंने देखी, कि सरकार ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला जिसमें ये कहा कि असेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं और जो नॉन असेंशियल हैं, असेंशियल वाले जो हैं वो शॉप्स खुली रहेंगी, नॉन असेंशियल वाली बंद रहेंगी। अगर आपने देखा हो तो 90% 99% शॉप्स बंद रहती थी, क्योंकि आज तक हम सिर्फ नॉन असेंशियल करते रहे। असेंशियल क्या था? असेंशियल ये था मेडिसिन थी, असेंशियल क्या था आपका वेंटिलेटर थे, असेंशियल क्या था एक्सरे मशीन थी। असेंशियल तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे लगा कि चलो कोविड ने एक बात हमें समझाई कि ज़िंदगी जीने के लिए जो असेंशियल चीज़ें हैं उन पे भी पॉलिसी होनी चाहिए, उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगता है उसी का लेसन लेके अगर हम जो असेंशियल है जिंदा रहने के लिए, दाल है, रोटी है, खाना है, उसके भी विचार करें, मेडिसिन हैं, तो मुझे ये लगता है कि किसी इस संदर्भ में अगर वो लेसन ड्रा करते हुए हम अपनी सारी पॉलिसी बदलें, जिसमें हम सब्सिडी तो देते हैं कारें बनाने के लिए, भैया सब्सिडी अगर देनी थी तो वेंटिलेटर बनाने के लिए दे दो, एम्प्लॉयमेंट तो वो भी जनरेट करेगा। एक्सरे मशीनें बनवा लो, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट तो किसी में जनरेट हो सकती है। एक तरफ आप कारों पे सब्सिडी देते हो, उसके ऊपर पोल्यूशन का क्राइसिस आता है, फिर कहते हैं कारें 10 साल के बाद बेच दो और कारें आ जाएंगी। तो उसी ही रट में हम फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कोविड से एक जो लेसन हमें मिला कि असेंशियल्स के इर्द गिर्द पॉलिसी होनी चाहिए, और इसीलिए असेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था वो एक इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसमें क्या असेंशियल है जिंदा रहने के लिए उनको लिस्ट किया गया है। उसी पे पॉलिसी बने तो शायद मुझे लगता है कि देश एक नई दिशा में जा सकता है। एक और सवाल हमेशा पूछा जाता है कि पंजाब उन साधन संपन्न राज्यों में से है जहां के किसानों की आर्थिक दशा बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है, फिर भी जो किसान आंदोलन होता है, चाहे वो एमएसपी के लिए हो, किसानों की पेंशन के लिए हो या दूसरे कर्ज माफी के लिए हो, वो पंजाब से ये चिंगारी क्यों भड़कती है? आप ये कह रहे हैं कि रिवोल्ट जो है वो गरीब करे, गरीब क्यों नहीं करता? बात पंजाब ही क्यों, पंजाब से क्यों शुरू होती है आंदोलन? देखिए, चलो हमें आपका जो प्रश्न है कि पंजाब में ये प्रोटेस्ट क्या होता है, पंजाब में एक इसकी इकोनॉमी फ्रीज कर गई एक स्टेज पे आके, और इसको एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। और
अगर आप पैराडाइम शिफ्ट नहीं करते तो स्टैग्नेशन आती है, स्टैग्नेशन स्टिंक प्रोड्यूस करती है, स्टिंक में से प्रोटेस्ट निकलते हैं। तो ये स्टिंक आपको इसलिए नजर आ रही है कि हम पंजाब एक स्टैग्नेटेड इकोनॉमी हो गई, एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ गई, इंडस्ट्री आ नहीं रही, सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा, तो भैया आप स्टिंक ही प्रोड्यूस करोगे ना, प्रोटेस्ट ही प्रोड्यूस करोगे। तो इसलिए पंजाब बाकी स्टेट से एक अलग दिशा में आगे बढ़ा है। एग्रीकल्चर में उन्होंने एक मुकाम लिया, वहाँ पे डेवलप कर गए, तो उसके बाद आगे पिछले 20 सालों में स्टैग्नेशन में फंसा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि विजनरी लीडरशिप, इस स्टैग्नेशन से पंजाब को निकालने की जरूरत है और उसके लिए पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। एमएसपी एक स्टेप है, पर इससे काफ़ी बड़ा कि वो पैराडाइम शिफ्ट कैसे आएगा उसके बारे में सोचना है, क्योंकि हमने आईटी रेवोल्यूशन मिस किया जब टेररिज्म पंजाब में आया। उस समय आईटी रेवोल्यूशन आ रहा था देश में, हमारे यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि टेररिज्म आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने जो बेसिकली आपका कैपिटल का जो एक एडवांटेज होता है, एक कैपिटल नर्व सेंटर बनता है, ग्रोथ सेंटर बनता है, तो कैपिटल भी हमारे पास नहीं है, तो हम डेवलप कैसे करें? जहाँ पे अगर आप जितने कैपिटल सिटी हैं वो 3 से 4% या रादर 15-20% तक कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में अपनी स्टेट के। हमारे यहाँ तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है क्योंकि कैपिटल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि पंजाब के पास अपना कैपिटल ना होना, स्टैग्नेशन इकोनॉमी का हो जाना, उसमें मुझे लगता है कि जो लोगों का एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, उसका एक्सप्रेशन कभी तो टेररिज्म में होता है खालिस्तान मूवमेंट के लिए, कभी इनका किसान प्रोटेस्ट, राइट रॉन्ग चॉइसेस होती हैं, ये राइट चॉइस है प्रोटेस्ट अगर प्रोग्रेसिव है, तो ये उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पंजाब को इस समय, या ड्रग एडिक्शन है, तो ये इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए पंजाब में पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, एक नई सोच की जरूरत है। वो अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही, कहीं आ रही है। शुक्रिया सर आपका। प्रोफेसर प्रमोद कुमार हमें बता रहे थे कि आखिर पंजाब से ही किसी भी आंदोलन की, चाहे वो किसान आंदोलन या दूसरे आंदोलन की शुरुआत क्यों होती है? दरअसल पंजाब की जो आर्थिकी है, इकॉनमी है, उसका विकास ठहर गया है, रुक गया है। ना सरकार के खजाने में पैसा है, ना किसानों की जेब में पैसा है। यही कारण है कि जब किसान नाराज होता है, जब उसे तकलीफ होती है, जब वो स्ट्रेस्ड होता है, तो वो आंदोलनरत हो जाता है। अभी भी आंदोलन है। सरकार फैसला ले रही है 5 और फसलों पर एमएसपी देने का, वो किसानों के हक में है। विश्लेषक और एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन जारी रहना चाहिए। जरूरत यह है कि खाद्यान्न, कौन सा खाद्यान्न कौन से राज्य में उगाना है और कौन सी खाद्यान्न को किस राज्य में एमएसपी मिलना चाहिए, इस पर पॉलिसी बने। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।